आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक झूलर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। अतः यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी परीक्षण के साथ साथ फसलों की आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें समय पर आने के लिए बोले। फिर तुमने क्या बोला? मैंने साफ कह दिया कि मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ। अपनी मर्जी से आऊंगी, मर्जी से जाऊंगी। शाबाश मम्मी। फिर क्या कहा उसने? फिर क्या बोलती, डर के मारे चुप हो गई। अच्छा सबक सिखाया आपने उसे। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे दोबारा कुछ बोलने की। मुझे पता था ये सब सुनकर तुम बहुत खुश होगी, इसलिए मैंने तुझे बताया। थैंक यू मम्मी। राम राम सरकार। राम राम हुकुम सिंह, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? अब सरकार, एक प्रश्न आपने पूछा है तो एक मैं भी पूछता। क्या बिना प्यास के कोई कुएं के पास आता है? मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी मदद की आवश्यकता तुम्हें हमेशा रहती है हुकुम सिंह। बताओ समस्या क्या है? सर समस्या बहुत ही कठिन है और अब इस समस्या से केवल आप ही निकाल सकते हैं। ऐसा क्या हो गया, बोलो। सरकार आप तो जानते ही, मैं किसान भाई बहनों को सूद पर कर्ज दिया करता था, पर अब सरकारी बैंक वालों ने कम सूद पर किसान भाई बहनों को कर्ज देना शुरू कर दिया, जिससे मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया। और रही सही कसर हमारी पंचायत ने कर दी, हमारे जले पे नमक छिड़क दी। वो नई मैडम है ना, सरपंच मैडम दामिनी जी, उन्होंने नया फरमान जारी किया। कहते जो लोगों ने बाहर से किसान भाई बहनों को सूद पर कर्ज दिया, उनकी पूरी लिस्ट निकाल के लेकर आओ। तो सरकार मेरा नाम तो पहले नंबर पे आ जाएगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये तो भारी समस्या है हुकुम सिंह। अब एक ही रास्ता है। सरकार क्या रास्ता है? आज तक मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पे चला हूं, आगे भी चलता रहूंगा। जल्द से जल्द मुझे रास्ता बता दीजिए। जिन किसान भाई बहनों को तुमने कर्ज दिया है ना, और उनसे सूद के नाम पर दुगनी तिगनी रकम वसूली है, उनका कर्जा माफ कर दो। तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाओ। सरकार ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा सरकार। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ हुकुम सिंह? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है हुकुम सिंह। तुम किसान भाई बहनों की सूद की रकम वापस करो या तो फिर जेल जाने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे राजा, मेरे सरकार, मेरे हमदो, मेरे दोस्त? कोई तो रास्ता निकालो ना। इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? दामिनी मैडम ने तो मुझे भी मुसीबत में डाल रखा है। मैंने गांव वालों से जमीनें खरीद कर जो बिल्डिंग बनाने का प्लान किया था, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। हे भगवान, इसका मतलब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। ओह, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे डूबने से पहले आपको बचा ले, क्योंकि सरकार अगर आप बच गए तो सरकार हम तो बच ही जाएंगे ना। नहीं हुकुम सिंह, डूबेंगे तो हम दोनों साथ में ही डूबेंगे, क्योंकि इस कर्मकांड के जिम्मेदार हम दोनों हैं। अब क्या किया जाए सरकार? हर समय तुम मुझसे ही सवाल पूछते रहते हो। ईश्वर ने तुम्हें भी दिमाग दिया है, कभी उसका इस्तेमाल कर लिया करो। सर सत्य कहा आपने, दिमाग तो दिया है
पर वो चलता आपके इशारों पर है ना सरकार, इसलिए जितने भी कर्मकांड हमने किए हैं उसमें आप मेरे बराबर के दोषी हो ना सरकार, तो दंड आपको भी मिलेगा। तो आप भी सोच लीजिए, जब आपको कोई भी इसका हल मिले तो सरकार हमें बुला लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। और हाँ, एक बात और, भाभी जी को बोलिएगा पंचायत की मीटिंग में अपना मुंह बंद रखे, वरना आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या मतलब? सरकार, मतलब तो आप अपनी भाभी जी से पूछ लीजिएगा, मतलब मेरी भाभी जी से पूछ लीजिएगा। जय राम जी। पता नहीं क्या कहना चाहता था हुकुम सिंह। अब शीबा ने ऐसी क्या मुसीबत खड़ी कर दी? अभी मैं पढ़ रही थी कि कई जगह पहाड़ों पे खेती कम हो गई है। हमारे मायके में भी जंगल कट जाने के बाद कुछ खेतों की उत्पादकता खत्म हो गई है। मैंने भी देखा है कि हमारी पुश्तैनी जमीन में पहले जैसी उपज नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? अगर यही स्थिति रही तो कुछ ही दिनों में हमारी उपज बिल्कुल कम हो जाएगी। अच्छी बात है, आज की चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। अभी आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं, ये सब एक ही रोग के लक्षण हैं। खेती को नुकसान पहुंचाने अतिरिक्त इसी कटाव से बाढ़ आती है, जिनसे सड़क व रेल मार्ग, जल विद्युत परियोजनाओं एवं जलापूर्ति बाधित हो जाती है। खेती की जमीन को रोक, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं, उससे पहले ये समझ लो और सुन लो कि जमीन के किस हिस्से की बात हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धरती तो काफी गहरी है। हमें भूमि की सतही परत से मतलब है, जो पृथ्वी के भूभाग को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। और यही परत जल एवं वायु द्वारा उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को आधार एवं पौष्टिकता प्रदान करती है। दामिनी बहन, एक बात बताओ, मिट्टी की इस परत में ऐसा क्या हो जाता है जिससे हमारी उपज कम हो जाती है? भैया, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहता पानी मिट्टी के कटाव का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी कारण से खेतों में पानी ज्यादा होने पर वो पइन एवं नालों से बाहर निकलता है और साथ में उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है। जोर से बहने वाली हवा भी एक कारण है। केवल यही नहीं, जमीन के किसी भी खास टुकड़े को चारागाह के रूप में लगातार इस्तेमाल करने या खेत में एक ही अन्न कई सालों तक उगाने से पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। इसके अतिरिक्त पहाड़ों में होने वाली झूम खेती भी एक कारण है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से भी खेतों की ताकत कम होती जाती है। यह पर्यावरण प्रदूषण का भी एक उदाहरण है। अगर इसी तरह हमने पर्यावरण दूषित जारी रखा तो मानवता को हम विनाश की तरफ ले जाएंगे। अब इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? इसका भी इलाज है।
मिट्टी को अपने स्थान से हटने से रोकने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे जंगलों की रक्षा, वनों की रक्षा, भारी संख्या में वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई और झूम की खेती पर नियंत्रण, पट्टीदार और सीढ़ीदार कृषि इत्यादि। इसे किसान बहन भाई खुद व सरकारी मदद से कर सकते हैं। दामिनी बहन, थोड़ा विस्तार से बताइए जिससे हम किसान बहन भाइयों को समझ में आए। ठीक है, आप सब ध्यान से सुनिएगा, मैं विस्तार से बताती हूँ। ये तो आप सबको पता ही है कि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं। लेकिन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। यही कारण है कि सरकार ने वनों को सुरक्षित घोषित कर दिया है तथा साथ ही साथ इन वनों में वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दिया है। ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया हमारी सरकार ने। मृदा संरक्षण की ये विधि सभी प्रकार के भूभागों के लिए उपयुक्त है। नदी, घाटियों और बंजर भूमियों तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना मिट्टी संरक्षण की दूसरी विधि है। मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्रों में वृक्षारोपण से रेत को खेत में जमने से रोका जा सकता है। दामिनी बहन, बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय है? बाढ़ को रोकने के लिए नदियों पर बांध बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। नहरों, पईन और अन्य सुनियोजित विधियों द्वारा बाढ़ों को रोका जा सकता है। अत्यधिक उपयोग से चारागाह की मिट्टी ढीली हो जाने की वजह से जल इसको आसानी से बहा ले जाता है। इनको वनस्पति के आवरण से बचाया जा सकता है। खेतों में एक ही फसल बार बार उगाने की बजाय बदल बदल कर अन्न उपजाना चाहिए। बल्कि यह बेहतर होगा कि कुछ वर्षों के बाद खेत को खाली छोड़ दें ताकि खेत की उर्वरता वापस आ जाए। खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जैविक खेती को अपनाना चाहिए। मिट्टी की जांच कराकर रिपोर्ट के अनुसार ही खाद एवं अन्य पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए। इससे उपज बढ़ती है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़ा रहता है। हमने जो बताया है वो आप सबको याद रहेगा ना? आप दोनों ने इतनी सरल भाषा में इतनी आसानी से समझाया कि हमें हमेशा याद रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस पत्र में तेरे डैडी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा होगा। मम्मी, आप भी तो पंचायत के सदस्य हो, आपको कैसे नहीं मालूम इसमें क्या लिखा है? इसका मतलब ये कि आप आगे आगे और पंचायत के लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तिरछी टोपी वाले आहा आहा, बाबू भोले भाले आहा आहा, कब आओगे कब आओगे, हम मर जाएंगे तुम ढूंढाओगे। नहीं आ सकते तो फोन ही कर दो। किसे बुला रही है मेरी बच्ची? मम्मी, अब आपको क्या बताऊं मैं किसे बुला रही हूँ? आप तो अंतर्यामी हो, खुद ही समझ जाओ। मम्मी, वो आ गया। मैं जिसे बुला रही थी वो आ गया।
आप कौन हैं? किससे मिलना है आपको? गांव के पंचायत से एक लेटर आया है श्री जगदीश राज के लिए। जगदीश राज तो मेरे डैडी हैं, लेकिन वो भी घर पर नहीं है। आप ऐसा कीजिए, कल आइएगा। नहीं मैम, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आप अपना हस्ताक्षर करके ले सकती हैं इसे। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है इस लेटर में क्या लिखा है, मैं कैसे ले सकती हूँ? ओहो, ये लेटर तो पंचायत दफ्तर से आया है। इसका अर्थ है कि बहुत ही खास है। लगता है इसमें मेरी तारीफ लिखी होगी। डिम्पी बेटा, तू हस्ताक्षर कर और ले ले पत्र। थैंक यू मैम। ये पत्र मेरे लिए है, डिम्पी के डैडी के लिए। मम्मी, क्या लिखा है इसमें? ले डिम्पी, इसको संभाल कर रख ले, खोलना मत, और जब तेरे डैडी आए तब उन्हें दे दे। मम्मी, मैं दे तो दूंगी, लेकिन मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है कि इसमें लिखा क्या है। जिज्ञासा तो मुझे भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है इस पत्र में तेरे डैडी के बारे में बहुत अच्छा लिखा होगा। मम्मी, आप भी तो पंचायत के सदस्य हो, आपको कैसे नहीं मालूम इसमें क्या लिखा है? डिम्पी, सवाल तो तूने बहुत अक्लमंदी का किया है। मैं पंचायत की अगली मीटिंग में ये प्रश्न जरूर उठाऊंगी कि पत्रों के आदान प्रदान के विषय में मुझसे क्यों छुपाया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता मुझे। मुझे लगता है ये सब दामिनी की हरकत है। मम्मी, डैडी को फोन करके बता देते हैं कि उनके लिए पंचायत ऑफिस से चिट्ठी आई है। जरूर इसमें कोई अच्छा समाचार होगा। इसीलिए घर आते समय वो नथुराम हलवाई से 1 किलो जलेबी और 2 किलो मोतीचूर के लड्डू लेते आएंगे। तेरे डैडी क्यों जाएंगे ये सब लेने? नथुराम अपना आदमी भेज सकता है, और सिर्फ लड्डू और जलेबी ही क्यों, साथ में रसगुल्ले भी मंगाएंगे। लीजिए मम्मी, जल्दी से नाथुराम को फोन कीजिए। आपको तो पता है ना मेरी पसंद की मिठाइयाँ कौन सी है। हाँ। उसको बोलिए जल्दी फौरन लेकर आए हमारे घर पर मिठाइयाँ। हाँ, तू रुक जरा। अरे, ये कौन आया? मम्मी, जब तक दरवाजा खोलेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कौन आया? सही कह रही थी। ये पकड़ फोन, में देख के आई। अरे, आप आ गए? हाँ, इतना हंस क्यों रही हो? बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपको याद कर रही थी और आप आ गए। अच्छा, मुझे क्यों याद कर रही थी? चलो बताओ, क्यों याद कर रही थी? जल्दी मिठाई भेज देना। अरे डैडी, आपके लिए पंचायत से पत्र आया है। दिखाओ। इसमें जरूर कोई अच्छी खबर होगी, इसीलिए हमने पहले ही नाथुराम से मिठाइयाँ मंगवा ली हैं। तो दिखाओ तो सही, क्या पत्र है? ये पंचायत वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पीछे पड़ गए? क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि आप आगे आगे और पंचायत के लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये तो होना ही था एक दिन। अब देखना, आप ये दौड़ जीत जाओगे। अच्छा बताइए ना, पत्र में क्या लिखा था? अरे तुम बोलने का मौका दोगी तब ना बताऊंगा मैं। दिया मौका, अब बताइए। वो मैंने और हुकुम सिंह ने किसान भाई बहनों की जमीन खरीदनी चाहिए थी, मगर जब किसान भाई बहनों ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया तो हुकुम सिंह ने उन्हें डराया और धमकाया। चूंकि मेरी भी उसमें हिस्सेदारी थी, इसीलिए मैं भी लपेटे में आ गया। उसी का ही नोटिस। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? डैडी, क्या आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा और आपको जेल हो जाएगी? कैसी बेवकूफों जैसी बातें करती हो? मुझे जेल क्यों होगी? फिर ये लेटर आपके लिए क्यों आया? पंचायत को मेरा जवाब वकील देगा। अगर तुम्हारा वो निखट्टू भतीजा चुनाव जीत गया होता ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। डिम्पी, मुझे तेरे डैडी की ना यही आदत अच्छी नहीं लगती। कौन सी आदत मम्मी? इन पर जब भी कोई मुसीबत आती है ना, तो सारा इल्जाम मेरे मायके वालों पर थोप देते हैं। तो रुक, अभी पूछ कर आती हूँ मैं इनसे। मम्मी, अभी मत जाइए, पहले थोड़ा डैडी का गुस्सा शांत होने दीजिए। सही कह रही है तू। अभी जाऊंगी तो और गुस्सा हो जाएंगे।
ऐसा करती हूँ, पहले मिठाइयाँ आने देती हूँ, फिर लड्डू और रसगुल्ले लेकर जाऊंगी तेरे डैडी के पास। हाँ मम्मी, मैं भी यही कहने वाली थी। मुझे लगता है मैं भी आपकी तरह बहुत जल्दी समझदार बन जाऊंगी। इसमें कोई शक? ये क्या कह रही हो मम्मी? अगर मैं सवाल नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका मन विचलित क्यों है? आपको बताना ही होगा। आप बोलना तो शुरू कीजिए। अच्छा ये बता, अजय और दामिनी को तूने कभी एक साथ देखा है या नहीं? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ मम्मी? क्या क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, तभी तो आप ऐसे टहल रही हैं। डिम्पी, मुझसे अभी सवाल मत कर, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। ये क्या कह रही हो मम्मी? अगर मैं सवाल नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका मन विचलित क्यों है? आपको बताना ही होगा। डिम्पी, तेरा ये प्रश्न बहुत अच्छा और स्वाभाविक है। लेकिन तू जानती है मैं तेरे डैडी की अर्धांगिनी हूँ, और जब वो परेशान होते हैं तो मेरा परेशान होना भी स्वाभाविक है ना। आपकी बात तो एकदम सही है मम्मी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? डैडी की परेशानी कैसे दूर कर सकते हैं? करना चाहे डिम्पी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। वो कैसे? ये सारी कारस्तानी उस दामिनी की है। उसी ने तेरे डैडी को फंसाने के लिए ये सब किया है। मैं समझी नहीं। दामिनी क्यों डैडी को बदनाम करना चाहेगी? तू बहुत भोली है मेरी बच्ची, तुझे ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी। हाँ मम्मी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहुत भोली हूँ, लेकिन आप समझाओगी तो मेरी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अच्छा बुरा सब समझने लगी हूँ। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुन मेरी बात। आ बैठ। हाँ मम्मी, मैं हमेशा की तरह आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। आप बोलना तो शुरू कीजिए। अच्छा ये बता, अजय और दामिनी को तूने कभी एक साथ देखा है या नहीं? हाँ मम्मी, एक बार नहीं कई बार उनको एक साथ देखा है। लेकिन उससे पहले अजय को तुझसे प्रेम था। सच बता, प्रेम था या नहीं? मम्मी मत याद दिलाओ वो भूली दास्तान। मैं तुझे भूली दास्तान याद नहीं दिला रही हूँ, बल्कि समझा रही हूँ कि तू अपने डैडी को इस समस्या से बचा सकती है। मैं डैडी को इस समस्या से बचा सकती हूँ? वो कैसे? मम्मी प्लीज बताइए ना, मैं डैडी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अजय से मिलकर उससे कहो कि वो दामिनी को समझाए कि तेरे डैडी बेकसूर हैं। फिर अजय दामिनी से कहेगा और दामिनी मान जाएगी। अब अजय दामिनी को कैसे समझाएगा, ये अजय की समस्या है। मम्मी, आपने जो मुझे सिखाया है मैं वही दोहराती हूँ। नाक बाएं हाथ से पकड़ने की बजाय मैं सीधा सीधा दामिनी से क्यों ना बात करूँ? अजय से बात करने की क्या आवश्यकता है? तू समझती कैसे नहीं? दामिनी तेरी सौतन है, वो तेरी बात हरगिज नहीं मानेगी। तू सीधे अजय के पास जा और उससे बात कर। ठीक है मम्मी, नाश्ता करके मैं आज ही जाती हूँ अजय से बात करने। ठीक है बेटा। ऊर्जा
ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से देश में पिछले 2 दशकों से सौर जल ऊष्मक बनाए जा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में आदित्य सौर कार्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं। इनका मुख्य कार्य मशीनों की खरीद बिक्री, रख रखाव, मरम्मत और उससे संबंधित सूचना का प्रचार प्रसार करना है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।